नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं भाजपा नेत्री प्रिया सेठी जी। आज हम इनसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत-बहुत जो शुभकामनाएं हैं, आपको भी उस पर आप क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रदेश की महिलाओं को? आपका बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और एक रिजॉइस करने का दिवस है। हम इस दिन उन सभी बहनों को स्मरण करते हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम से अपने आप को कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है, और उनकी स्टोरीज जो है दूसरी महिलाओं तक शेयर भी करते हैं, ताकि उन वो बहनें जो है वो प्रेरणा ले सकें और कहीं ना कहीं इस देश को, इस राष्ट्र के जो इसका सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ये जुड़ी रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सबको ये याद दिलाता है कि हम तो पुरातन काल से हमारा जो सनातन धर्म है वो नारी की पूजनीय मानता है। कहते हैं कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहां देवता भी वास नहीं करते। तो इस तरह से लेकिन इसका युग जो है भारत का युग में है, सनातन धर्म का युग में है। हमेशा से नारी को एक सम्मान से देखा गया, और यही जो हमने देखा है कि 10 साल के कार्यकाल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जितनी भी स्कीम्स आई हैं, मैक्सिमम स्कीम्स के अंदर हमने महिलाओं को सशक्त होते हुए देखा है। हमने जमीनी स्तर पर महिलाओं को लखपति होते देखा है। हमने जमीनी स्तर पर महिलाओं को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली, सोशली उनका मॉरल जो है वो अपग्रेड होते हुए देखा है। मैं तहे दिल से जो उनकी स्कीम्स और जो धरातल तक उतरती हैं, उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम है, जन धन योजना जैसी स्कीम है, स्टार्टअप्स में आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं उसमें आ रही हैं। जन धन योजना के अंदर जो बैंक के अकाउंट खुले उसमें 60% से ज्यादा जो है वो महिलाएं हैं। आपने देखा है कि जेम पोर्टल के ऊपर जो व्यापार कर रही हैं, ये आंकड़ा बताता है कि कोई 3,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार जो है महिलाओं ने किया है। तो मुझे लगता है एक परिवर्तन युग है। हमको इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, और जो बदलाव इनके जीवन में आता है संघर्षों के बाद, एक जननी है, एक माँ है, एक बीवी है, एक बेटी है, एक घर में रखने वाली, मुझे लगता है संपूर्ण दिशा देने वाली नारी शक्ति है। उसको हम आज के दिन नमन करते हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री जी को भी आज के दिन हम बहुत बहुत नमन करते हैं। कल उमर सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। बजट में भी उन्होंने महिलाओं को तोहफा देते हुए फ्री बस सुविधा का लाभ दिया है। तो क्या देखती है आप, किस तरह से उनका बजट देखती हैं जो बजट कल पेश किया गया? देखिए, जो बजट था उसमें से 90% बजट जो वो था जो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स के ऊपर था। जो उन्होंने 10 साल से इस क्षेत्र के अंदर 5 साल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जिस गति से इस प्रदेश के अंदर गतिविधि हुई है, चाहे वो आप रेल का लो जो हमारे श्रीनगर तक गई है, चाहे आप हमारे यहाँ पर जो यहाँ पे ब्रिजेस का है, यहाँ पे रोड्स की डेवलपमेंट है, जहाँ पे जिस तरह से अमृतसर से होते हुए एक्सप्रेसवेज आए हैं, रिंग रोड्स हैं, इन सब का डेवलपमेंट 5 साल से हो रहा था। और मुझे लगता है कि 90% जो बजट था वो सिर्फ उन्हीं स्कीम्स को दोहरा रहा था जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटने के बाद यहाँ पर शुरुआत की, और बहुत जोर से और बहुत अच्छे तरीके से जमीनी स्थल पर, धरातल पर उतरी हुई है। आपने फ्री बसेस की बात की है। मैं तो हैरान थी कि उनके मैनिफेस्टो के अंदर 5,000 महिलाओं को देने का उन्होंने संकल्प लिया था। उनके मैनिफेस्टो को अगर आप पढ़ें तो बहुत हद तक वो ये कहता था कि हम महिलाओं में जो सबसे बड़ी महिला है घर की, उसको हम 5,000 देंगे, हम बिजली मुफ्त कराएंगे, हम आने वाले समय के अंदर कहीं ना कहीं इतनी सक्षम करेंगे नारी शक्ति को कि आने वाले समय उसके लिए संपूर्ण होगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छे धरातल पर जब इलेक्शन होते हैं तो सब करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ना देखते हुए उन्होंने जिस तरह से बात रखी है, मुझे लगता है कि संपूर्ण बजट जो था वो माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स पे ज्यादा था, और अपना उनका जो काम था फ्री बसेस देना, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा बस सर्विस हमारे जम्मू क्षेत्र के अंदर चलती हुई है तो JKSRTC की चलती है, और कितनी महिलाएं उसको उपयोग करती हैं, ये भी एक कभी पूरा डाटा इकट्ठा करने की जरूरत है इस पे। अगर आपने फ्री बिजली की बात की, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात जो है उमर सरकार ने कहा था अपने घोषणा पत्र में,
लेकिन अब वो सिमट कर सिर्फ अंत्योदय परिवारों तक आ गया, जो कि अगर हम देखें तो एक प्रदेश की जो जितनी भी जनसंख्या है उसका 1% हिस्सा ही है। लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें बिजली का बढ़े हुए यूनिट अदा करने पड़ेंगे, या जिन्हें पेट्रोल की कीमतों बढ़ी हुई जो वो देनी पड़ेंगी। उसे आप किस प्रकार से देखते देखिए, ये जो उन्होंने ट्रिगर लगाया 200 यूनिट फ्री का, आप अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो मुश्किल से मुझे लगता है 20 से 30 केस आपको एएवाई के आते हैं। और जो हम रीड कर रहे हैं अभी कि एएवाई के केसेस के अंदर जो चीजें हैं जो हम पूरी करते हैं, वो भी बहुत कम लोगों को एएवाई के जो है चीजें जो है वो मिल सकती हैं। ट्रिगर वही है कि आपने 125 करोड़ 1.25 करोड़ जो है हमारा यहाँ पर जनसंख्या है, उसका सिर्फ मात्र 1% जो है इस स्कीम से करेगा। जब अगर वो कहते कि 200 यूनिट सबके लिए फ्री है, तो मानते कि हर व्यक्ति को जो है एक सुकून की राहत मिलेगी कि आपने फ्री कर दिया, यूनिट फ्री कर दिया। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से व्यवस्था रही है, हमने देखा है कि किस तरह से बार बार हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी के समय पर भी एमएसटी स्कीम दी गई, बार बार जो है आपके इंटरेस्ट को माफ किया गया। हमें खुशी होती अगर वो इंटरेस्ट माफ हो जाते, हमें खुशी होती कि अभी मुझे कोई सुना रहा था कि अभी आने वाले समय के अंदर अगर लोग, जो गरीब व्यक्ति है, अगर उसने अपने पैसे पूरे नहीं किए तो वो ट्रिपल हो जाएगी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, जो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं पे किया वो भी साथ में इस बार जुड़ जाएंगे। मुझे खुशी होती है अगर उनके बजट के अंदर कहीं ये एक आता कि हम इस बार जो आपका पुराना बिल है उसको हम खत्म करते हैं, एमनेस्टी एक और देते हैं, क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो आज की डेट के अंदर बिजली जो है उपयोग तो करते हैं, अब तो बहुत समझदारी से भी उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको राहत देने की जो बात है वो आनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि उस पर अगर बात रखी जाती और पूरे सबको लेते तो 200 यूनिट फ्री करते तो कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलती कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपना डाला था वो मैनिफेस्टो उन्होंने पूर्ण तरीके से जो है निचले धरातल पे उतारा। ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने इसको एक रडार लगा दिया और इसको बहुत सीमित कर दिया। जिस प्रकार से बजट आया है उसे देखते हुए मैंने जैसा कि पहले कहा, पेट्रोल के दाम जो है उन्होंने बढ़ा दिए हैं, 2 रुपए पेट्रोल पर, 1 रुपए डीजल पर, और साथ ही साथ बिजली यूनिट महंगे करने की बात भी कही गई है। लेकिन ये साफ नहीं है अभी कि कितना पैसे या कितने रुपए प्रति यूनिट बढ़ाए जाएंगे। तो क्या आपको लगता नहीं इससे लोगों के घरों का बजट जो है वो गड़बड़ाएगा, महंगाई बढ़ेगी? देखिए, जिस तरह से अभी तक जो सरकार चल रही थी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के समय के ऊपर, तो हम अच्छे से एक कार्य कर रहे थे, लेकिन बजट के अंदर हमें बढ़ता हुआ, हमें अगर पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल और डीजल वगैरह जो है वो स्टेट की अथॉरिटी होती है, यूनियन टेरिटरी की अथॉरिटी होती है, उसके अंदर उन्होंने बढ़ाया है, तो मुझे लगता है एक अलग सा बोझ जो है हमारी गृहिणियों पे बहुत पड़ने वाला है, हमारा जो व्यापारी वर्ग है उसके ऊपर पड़ने वाला है, हमारा जो बच्चा जो स्कूल जाता है, जो कॉलेजेस जाता है, जो जिनके पास सीमित एक आय होती है, उसके ऊपर पड़ने वाला, मुझे लगता है हर क्षेत्र के ऊपर जो है इसका बोझ जो है वो पड़ेगा। घोषणा पत्र में, नेका के घोषणा पत्र में जो हमारे डेली वेजेस थे उनको नियमित करने की बात कही गई, लेकिन कल बजट में कहा गया कि अभी सरकार के पास उनकी प्रॉपर संख्या नहीं है, इसलिए उनके लिए नीति बनाई जाएगी। इसे आप कैसे देखती? आप उनसे पूछिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब जमीनी स्तर पर उतरी, भाजपा के खिलाफ उतरी और बार बार यही कहती थी कि जब हम आएंगे तो इनको नियमित करेंगे। ये वही लोग हैं जिनको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के बिना आप लोगों ने पहले लगाया, आपने इनको झुंझुना बताया, इनको आपने गुमराह किया, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की तरह इनकी पोस्ट अगर करते तो आज ये जो लोग हैं ये सड़कों पे ना होते, ना इनके जो हकों से उनको वंचित किया जाता। कॉन्ट्रैक्चुअल आपने लगाए, आपको यही नहीं पता संख्या कितनी है। कॉन्ट्रैक्चुअल एचसी के समय पे लगे हुए हैं सारे, और वो 10 साल से यही पीड़ा झेलते रहे कि हम आने वाले समय पर जब एनसी की सरकार आएगी तो यही लेकर वो वोट लेकर आए, यही लेकर उनके जो 50 से ज्यादा जो है वो एनसी के कैंडिडेट जीत कर आए। आज वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं, आज वो अपनी जो चीजें हैं उससे मुकर रहे हैं। डेली वेजेस की बात हो, रहबे तलीम की बात हो, ऐसे ऐसी योजनाएं जिसके अंदर आम व्यक्ति को, गांव तक जो आखिरी छोर तक व्यक्ति है
उसको बेनिफिट होना था, उससे आज एनसी सरकार जो है मुंह फेर रही है। ये बजट की असलियत है। इस बजट को लेके अब संसद में अब बजट पर चर्चा भी होगी, तो उसमें बीजेपी विधायकों का क्या रुख रहेगा? आपने देखा है कल हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, हमारे आदरणीय सुनील शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है। हमारे बलवंत सिंह मुनकोटिया जी हैं, हमारे सारे एमएलए जो हैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। जो भारतीय जनता जो सब्ज बाग दिखाकर एनसी गवर्नमेंट जो आने वाले समय पर लाई थी, वो सब्ज बाग कहीं ना कहीं अगर अच्छा होता, ये अपने 5,000 जो है, आज विडो पेंशन खत्म है। आज हर गृहिणी मांगती है कि उसको, और वो उम्मीद से देख रही थी कि जो सरकार आएगी तो हम सरकार से हमें जो है एक राहत मिलेगी, लेकिन वो भी राहत जो है वो नहीं मिली है। पेंशनों का मामला है, आपके इन चीजों का मामला है, आपको 1 लाख नौकरियों का इन्होंने वादा किया था कि हम 1 लाख नौकरी जनरेट करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं 10,000 नौकरी देने की बात कही है, और पेंशन भी कहा है कि हम 2,500 रुपया पेंशन देंगे। जो करेंगे तो उनको करना चाहिए, क्योंकि यही उम्मीद जो है एनसी गवर्नमेंट से अब रही है कि क्योंकि उमर साहब 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस लगाते हुए, ट्रिगर देखते हुए, मुझे लगता है एक राहत जो है आम शहरी को मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलए पूर्ण रूप से अपने जम्मू कश्मीर के जो राइट्स हैं उसके लिए हर आवाज बुलंद करने के लिए असेंबली में खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रिया सेठी, जिनका साफ कहना है कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो है लोगों का, घरों का जो बजट है वो इस बजट से जरूर जो है वो गड़बड़ाएगा। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दे इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।